कक्षा 7 विज्ञान प्रशासक आप लोगों को अध्याय 12 प्रकाश का परावर्तन के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए पहले पाठ में क्या कुछ दिया हुआ है। बनाया गया ये क्या चीज है, ये दर्पण है, आपतित हो रही है। तो चलिए देखिए ये पहली किरण आपको आपतित दिखाई दे रही है और ये ठीक परावर्तित होकर इधर चली गई। यहाँ पर भी एक किरण आ रही है, ये भी परावर्तित होकर इधर जा रही है, ये होकर के इधर जा रही है। तो चिकने तल से किसी प्रकाश का टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना परावर्तन कहलाता है। ये आपको दिखाया इस दर्पण में, ये दर्पण है, ये आपतन बिंदु होता है जहां पर ये प्रकाश किरण टकराती है, ये वाला बिंदु आपतन बिंदु होता है। और जो आने वाली किरण होती है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ये लिखा हुआ आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये आपतित किरण है। और ये जो कोण है इसको हम आई से दिखा रहे हैं, ये आपतन कोण होता है। क्या नाम है इसका? आपतन कोण। और ये कोण आर दिखाई दे रहा है, ये परावर्तन कोण है। ये इंसिडेंट होता है इसलिए आई दिया, ये रिफ्लेक्शन एंगल होता है इसलिए आर दिया हुआ है। और ये जो किरण इधर को वापस आ रही है, ये परावर्तित किरण दिखाई दे रही है इधर, जो वापस टकरा करके लौट आई। और ये बीच में ओ दिखाई दे रहा है, ये अभिलंब है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ध्यान रखना है, इसमें दर्पण द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण का प्रदर्शन करके दिखाया हुआ है। दर्पण के द्वारा आप देख सकते हैं, इसे कर भी सकते हैं। चलिए आगे थोड़ा समझते हैं ये क्या है। इसके जो है कुछ नियम है, 2 नियम है। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, ये एक तल है, इसमें आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और यहाँ पर अभिलंब होता है। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है और यहाँ पर आपतन बिंदु है और इसका अभिलंब ये दिखाई दे रहा है। ये तीनों एक ही बिंदु पर है यहाँ पे। तो दूसरा है नियम आपका, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी ये जो आपतन कोण है ये सदैव इस वाले कोण के बराबर होगा। यहाँ पर भी ये कोण आपतन है तो ये कोण परावर्तन है, ये दोनों बराबर होंगे। तो इस तरह से ये सदैव आपको याद रखना है। चलिए थोड़ा सा, ये आपका अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण में पॉलिश इस तरफ को लगी रहती है, ये जो पॉलिश होती है वो इधर लगी होती है और अंदर की तरफ चिकना रहता है। तो ये इसका सबसे पहले मुख्य अक्ष से जो लाइन दिखाई दे रही है और ये जो ध्रुव है, ये बिंदु पी ध्रुव है, ये मुख्य अक्ष जो लाइन दिखाई दे रही है आपको। और सी जिससे ये गोला खींचा गया है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर भी वैसे ये मुख्य अक्ष से ये लाइन है सीधी, और ये जो है आपका केंद्र है जिस केंद्र से ये खींचा गया है। और इसमें पॉलिश बच्चों अंदर की तरफ होती है, इधर होती है पॉलिश, इधर की तरफ अंदर की तरफ पॉलिश होती है, बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है ये, जहां से चिकना तल दिखाई देता है। ये उत्तर दर्पण है बच्चों, ये पहले वाला उत्तर दर्पण है और ये दूसरे वाला उत्तर दर्पण है। इसमें भी ध्रुव, ये वाला बिंदु ध्रुव होता है और जिसे पी से दिखाते हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया। और इससे मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं, वक्रता केंद्र। ये सारी परिभाषाएं आपको याद करनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं क्या है। किसी चमकदार सतह से प्रकाश की किरणों का टकराकर किसी निश्चित दिशा में चला जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये परावर्तन को बताया गया है। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण में परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे रखी किसी वस्तु से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होता है तथा दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे होती है। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है। इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन, तो बच्चों ये वाली लाइन भी याद रखनी है आपको, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल तथा उत्तल। अभी बताया मैंने, अवतल तथा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे गोलीय दर्पण का फोकस कहते हैं।
जब किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के सामने वास्तव में मिलती हैं, तब वे वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है। दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से लौट जाती है। उत्तल दर्पण द्वारा सदा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी कोई सा भी हो सकता है। अवतल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव सीधा आभासी वस्तु से छोटा होता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। चलिए इसके बाद आते हैं सही विकल्प चुनना है हम लोगों को। तो पहला है परावर्तन का कोण होता है। कौन सा होता है? आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण होता है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच होता है। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह के बीच का कोण है और आपतित किरण और दर्पण की सतह का बीच का कोण है। तो ये ख वाला इसमें सही है, यानी परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए विलंब के बीच का कोण होता है। जैसे ये देख लीजिए, ये आपका दर्पण हो गया है और इस पे ये अभिलंब हो गया। ये आपतित किरण इधर से आ रही है और ये परावर्तित किरण जा रही है। तो परावर्तित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच का कोण परावर्तन कोण होता है। ये आपतन कोण होता है बच्चों। आइए चलिए देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जरा ये दिखाई दे रहा है आपको, एक समतल दर्पण में आपतन कोण होगा परावर्तन कोण के बराबर, परावर्तन कोण से कम, परावर्तन कोण से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन कोण के बराबर होगा। नंबर 3 पे आते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा होता है। चलिए, वस्तु के बराबर होता है और पार्श्व प्रतिबिंब भी होता है, मतलब ये उपरोक्त सही में आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये उपरोक्त सही वाला सभी को लेना पड़ेगा। तो इन सबको छोड़ करके सारे सही हैं तो लास्ट में जाकर के निशान लगाएंगे आप। चौथा नंबर है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वाहन चालक पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग करता है, तो हमेशा ये उत्तल दर्पण का ही उपयोग करता है। उचित संबंध जोड़िए, तो जरा देख लेते हैं। नियमित परावर्तन चिकनी सतह से होता है। ये देखो नंबर 1 लिख लो बच्चों, पहले यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे क लिख दीजिए। यहाँ पर नंबर 2 है तो यहाँ पर आप क लिखिए। यहाँ पे नंबर 3 है तो यहाँ पर आप ग लिख दीजिए। नंबर 4 है तो यहाँ पर आपको ग लिखना है और यहाँ नंबर तो यहाँ अंग लिखेंगे। चलिए देखिए, नंबर 1 नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन के लिए क्या होगा? चिकनी सतह होगी, यानी ये वाला उत्तर सही है, तो इस पे आप नंबर 1 डालेंगे। अनियमित परावर्तन है तो ये आपका क्या होगा? खुरदरी सतह हो जाएगी, यानी ये नंबर 2 है, यानी कि इसको सही भी करते चलो जिससे पता चलेगा। हम ये वाले हो चुके हैं, ये दोनों हो चुका है हमारा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो ये है आपका उल्टा, नंबर 3 आएगा यहाँ पर। और आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा बनता है, तो ये आपका नंबर 4 आएगा। अब बचा रह गया समतल दर्पण, तो समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आपका नंबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग उचित संबंध जोड़ सकते हैं और आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, नियमित तथा अनियमित परावर्तन में अंतर बताना है। तो पहले नियमित परावर्तन, तो जब प्रकाश की समांतर किरणें चिकनी और चमकदार सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें भी आपस में समांतर होती हैं, इसलिए इसे परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार बना प्रतिबिंब स्पष्ट तथा चमकीला होता है। अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश की किरण समांतर किरण खुरदरे परावर्तक सतह पर आपतित होती हैं तो परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होती हैं, इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब अस्पष्ट तथा विकृत होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये नियमित परावर्तन है, बिल्कुल समान रूप से हो रहा है, लेकिन अनियमित है, इनके बीच का कोण अलग अलग हो जाता है। देख लीजिए, सारी किरणें समांतर नहीं होती हैं। ये नियम तो लगता है लेकिन किरणें समांतर नहीं हो पाती हैं।
तो ये क्या कहलाता है, अनियमित परावर्तन। और नियमित चित्र भी आप लोग बना के दिखाएंगे। परावर्तन के नियम लिखिए। नियम हालांकि मैंने बता दिए हैं, फिर भी देख लीजिए। परावर्तन के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, 2 नियम है इसके, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। नंबर 2 है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के 2 लक्षण लिखिए। तो उत्तर है इसका ये, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लक्षण। नंबर 1, इसमें बना प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। नंबर 2, वस्तु को दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखा जाता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूर पीछे बनता है। वक्रता केंद्र से आप क्या समझते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का एक भाग है उसके केंद्र C को वक्रता केंद्र कहते हैं। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण के संगत परावर्तित किरण को चित्र द्वारा दर्शाइए। तो ये उत्तर है बच्चों। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, यानी जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। तो ये यहां देखिए बच्चों दिखा रखा, ये दर्पण हमारा कौन सा है? अवतल दर्पण है। और ये भी अवतल दर्पण है। ये प्रतिबिंब का बनना बताया गया बच्चों। देखो ये जो है कोई किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो कहां जाएगी? ये फोकस होके जाएगी। और जो किरण जो है आपका फोकस से जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। दोनों किरणें जहां पर काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और वास्तविक है, ये वस्तु कहां रखी है? वक्रता केंद्र से दूर रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में उल्टा और वास्तविक और इसे पर्दे पर लिया जा सकता है और वस्तु से छोटा होता है। जबकि वक्रता केंद्र पे जब रखते हैं हम ये, तो ये वक्रता केंद्र पे रखी गई है। वक्रता केंद्र C है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना, ये वक्रता केंद्र C है, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं C। और यहाँ पे देखो प्रकाश किरण पहले ये गई है आपकी, तो क्या हुआ? समांतर गई है तो फोकस से होकर के लौट गई है, लेकिन फोकस से गई है तो समांतर होकर के आ गई है। तो ये यहाँ पर काटती है, यानी कि यहीं पर उल्टा सीधा और वास्तविक और वस्तु के बराबर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए और भी देखते हैं प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होते हैं। ये यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ रखा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में ये वस्तु रखी गई है और यहीं से प्रकाश किरण चल रही है। पहले मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो ये फोकस से होती चली गई और जो फोकस से प्रकाश किरण गई वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों किरणें जहां पर काटती हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनता है। ये प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। परंतु अब क्या कर रहे हैं? अब जो है वस्तु रखी गई है फोकस और ध्रुव के बीच में। ये ध्रुव है और ये फोकस के बीच में ये वस्तु रखी गई है। फिर से वही कहानी है कि वस्तु से समांतर किरणें चल रही हैं, फिर ये परावर्तन के पश्चात कहां से जाएंगी? फोकस से होती चली जाएगी। तो ये आपकी पहले प्रकाश किरण समांतर जा रही है, ये फोकस होकर चली जा रही है और दूसरी किरण जो है हमने वक्रता केंद्र से गुजारी है, ये और टकरा करके वापस चली गई। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये आपको वस्तु, ये किरणें यहाँ पर काटती हैं लेकिन आभासी काटती हैं और ये प्रतिबिंब जो है हमारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है और वस्तु से सीधा होता है और दर्पण की ओर बनता है। तो ये ध्यान रखना, दर्पण भी आपको लिखना जरूरी है। यहाँ पे कौन सा है? ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण से सारे प्रतिबिंब आपको बनने समझ में आ गए होंगे। ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। नंबर 1 है अवतल दर्पण के 2 उपयोग। नंबर 1 है टॉर्च तथा सर्च लाइट में प्रकाश को दूर तक फैलाने में किया जाता है। नंबर 2, दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का प्रयोग दांतों को बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर रोगी की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं। नंबर 3 है दाढ़ी बनाने में। बच्चों ध्यान रखना, दाढ़ी बनाने में वैसे सब लोग जो है समतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अवतल दर्पण से उसे वो बड़ा बड़ा दिखाई देगा और चेहरे को अच्छी तरह से समझ सकता है। पार्श्व परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? तो ये उत्तर है, पार्श्व परिवर्तन में समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग और प्रतिबिंब का बायां भाग वस्तु का दायां भाग होता है। यही पार्श्व परावर्तन। जैसे यहाँ पे देखो कमल लिखा हुआ है ऐसा, ये कमल ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, ये दर्पण है बीच में रखा हुआ, ये दिखाई दे रहा है, ये दर्पण है आपका बच्चों।
प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो ये उत्तर है आपका, जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराती हैं और पुनः उसी माध्यम से लौट जाती हैं, तब इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखते हैं, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के परावर्तन तल के सामने की ओर होता है। यह गोली दर्पण जिस गोले का एक भाग होता है उस केंद्र को उसके केंद्र पर होता है, तो ध्यान रखना उसके केंद्र को ही कहते हैं वक्रता केंद्र। उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखिए। तो ये उत्तल दर्पण के उपयोग हैं दो। नंबर 1, वाहनों में ड्राइवरों द्वारा अपने पीछे के वाहन को देखने के लिए, और नंबर 2 है किसी बड़ी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर है बच्चों। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ध्यान रखना। यानी फोकस दूरी जो है वो 1/2 वक्रता त्रिज्या होती है। यानी F बराबर क्या होता है? R/2 होता है। R कितना दिया है? वो है फोकस दूरी दी हुई है बच्चों, तो इसमें क्या हो जाएगा कि तो R का मान निकालेंगे तो 2F के बराबर हो जाएगा। तो 2 गुणा F का मान कितना दिया है? 20, तो ये हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। बस इतना ही काम करना होता है। ये आंसर यही इसमें दिखा रखा है आपको, तो ये उत्तर आपका मिल जाएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जरा हम लोग देखते हैं क्या है। ये अगला है, अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनाकर उसकी स्थिति व प्रकृति बताइए, जबकि नंबर 1 है वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, और नंबर 2 वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच हो। तो इसका प्रतिबिंब मैंने पहले ही बना के दिखा दिया है। तो यहाँ दिख रहे हैं वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका अवतल दर्पण द्वारा वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी, और प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो वस्तु का वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बने होने पर अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के पीछे बनता है, और प्रतिबिंब उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। यदि आप वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करेंगे? यदि हम वस्तु के आकार को बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। आपके पास 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला अवतल दर्पण है, तो एक वस्तु का वास्तविक एवं उसके बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे कहाँ रखेंगे? तो इसकी आधी दूरी पर रखेंगे, यानी 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे। चलिए देखते हैं, 20 सेंटीमीटर है, बराबर बनाना है तो 20 सेंटीमीटर पे ही रखेंगे। अवतल दर्पण में कोई वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र में रहने पर उस वस्तु की वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनता है। अतः 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण में वस्तु का वास्तविक एवं बराबर प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे, अर्थात 20 सेंटीमीटर पर ही रखेंगे। तो ध्यान रखना 20 सेंटीमीटर पर है। उत्तल तथा अवतल लेंसों में 2 अंतर लिखिए। तो ये अंतर लिखना है, देखो क्या है। नंबर 1 यहाँ उत्तल लेंस दिखा रखा और ये अवतल लेंस है। तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं, और उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अंदर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को भी देख लीजिए क्या है। ये अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं, और अवतल लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को बाहर की ओर मोड़ देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस ऐसा बना हुआ होता है, ध्यान रखना, और अवतल लेंस ऐसा बना हुआ होता है, तो ये बीच में पतला होता है, तो ध्यान रखना इसका। तो ये इस तरह से हम लोग लेंसों की पहचान कर लेते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण कांच की उस समतल सतह को कहते हैं जिसको दूसरी ओर चांदी की पॉलिश कर चमकीली बना दी जाती है एवं इसे संरक्षित करने के लिए लाल पेंट लगा दिया जाता है। पेरिस्कोप के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो पेरिस्कोप के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1, पनडुब्बियों से पानी की सतह के जहाजों को देखने में किया जाता है।
और नंबर 2 है दीवार के दूसरी ओर के दृश्यों को देखने के लिए किया जाता है। गोलीय दर्पण के उपयोग लिखिए। तो गोलीय दर्पण का उपयोग वाहनों में ड्राइवरों द्वारा अपने पीछे के वाहनों को देखने के लिए किया जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के पश्चात बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति संबंधी नियम लिखिए। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, नंबर 1, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती हैं। तो ये चित्र आपको दिखाया हुआ है। ये आपका दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। तो चलिए देखते हैं, नियम नंबर 1 हो गया ये। तो ये किरण आ रही है, देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और ये कहां से होके जा रही है? फोकस से होके जा रही है। नियम नंबर 2 पे चलते हैं। दर्पण के फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ध्यान रखना है, ये कोई प्रकाश किरण जा रही है फोकस से, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। नियम नंबर 3, दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी ये प्रकाश किरण गई है और यहीं से वापस भी लौट जाएगी क्योंकि ये वक्रता केंद्र से जा रही है। ध्यान रखना बच्चों, ये अवतल दर्पण है। दर्पण को भी लिखना जरूरी है, बिना दर्पण को लिखे उत्तर संपूर्ण नहीं माना जाएगा। दर्पण बनाने के लिए कांच ही क्यों लिया जाता है? तो प्रकाश के परावर्तन के लिए तल का चिकना होना एवं चमकदार होना आवश्यक है। कांच की सतह चिकनी होती है और इसे चमकदार बनाने के लिए इस पर रजनीकरण किया जाता है, अर्थात चांदी की पॉलिश की जाती है, ताकि प्रकाश की किरणें उत्तम ढंग से परावर्तित हो सकें एवं स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। नंबर है इसमें, ध्रुव है, फोकस है, फोकस दूरी है, वक्रता केंद्र है, वक्रता त्रिज्या है और मुख्य अक्ष है। तो परिभाषाएं शुरू करते हैं। नंबर 1, ध्रुव है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। फोकस देखिए, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होकर दर्पण से परावर्तित होने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। फोकस दूरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। मुख्य अक्ष, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। आदर्श दर्पण या सर्वोत्तम दर्पण किसे मानेंगे? तो उस दर्पण को सर्वोत्तम अथवा आदर्श दर्पण मानेंगे जिसमें नंबर 1, प्रकाश का अवशोषण न हो, नंबर 2, दर्पण का तल चिकना एवं चमकदार हो, नंबर 3, अपारदर्शी हो। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब किस प्रकार का होगा? तो उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु आकार में वस्तु से छोटा होता है। तो ये आपका प्रतिबिंब बनता हुआ दिख रहा है बच्चों। देखो ये वस्तु रखी हुई है, बड़ी है, इससे पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होगी, अर्थात ये अब इधर चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र ये सी है, यहां से जा रही है तो ये जा रही है यहां से, तो फिर वापस लौट आती है। दोनों किरणें यहां पर काटते हैं एक दूसरे को, तो ये छोटा सा प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। तो ये अंतर निम्नलिखित है। नंबर 1 वास्तविक है और ये काल्पनिक है। जरा देखते हैं क्या है। इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात वास्तव में किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं, लेकिन काल्पनिक में क्या है, इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर नहीं मिलती बल्कि उसमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। नंबर 2 है, हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है इसमें वास्तविक में, और काल्पनिक में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। नंबर 3 है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब को, और आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये अंतर है बच्चों, आप लोग लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। किसी चमकदार सतह से प्रकाश की किरणों का टकरा कर किसी निश्चित दिशा में चला जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। परावर्तन के 2 नियम हैं। पहले नियम के अनुसार
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये मैंने पहले ही बता दिया है। समतल दर्पण में परावर्तित किरणें दर्पण के पीछे रखी किसी वस्तु से आती हुई प्रतीत होती है। इसे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये लेसन समाप्त हो रहा है यहाँ पर। और नीचे जो है आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स जरूर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना है जिससे को फायदा हो सके। बेल आइकन को भी दबा लेंगे जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।